नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं द योगा ऑफ मंत्रास। तो योगा और मंत्र, इनमें आपस में क्या तालमेल है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो योग है वो एक आम इंसान को कनेक्ट करता है, जो एक इन्फानाइट स्टोर हाउस है एनर्जी का, जिसको हम यहाँ पर प्रभु कहते हैं, ब्रह्मता कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं। तो उस स्टोर हाउस के साथ जो है कनेक्ट करता है एक आम इंसान को। तो जो योगा जो होता है एक आम इंसान को बदल के रख देता है और परमात्मा के जैसा ही उनको बना देता है अलग, अगर जो वो इंसान है वो इस पथ के ऊपर चलता रहे तो यहाँ पर अगर योगा की बात करें तो उसके भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार हैं, बहुत टाइप्स के योगा है। तो सबसे पहला यहाँ पर कैटेगरी निकल कर आती है योगा की, वो है मंत्र योगा, कि आप मंत्र जाप करो। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे जो है हम कंसंट्रेशन जो है उसको अचीव कर सकते हैं, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर करके। तो यहाँ पर एक तरह का ये सिंगल सिलेबस है, ओके। मतलब जो हर एक जो मैन है, हर एक कम्युनिटी का, हर एक रिलीजन का उनके पास ये है, वो उसको रिपीट करते हैं और जो डिवाइन ट्रूथ है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह का सिंबल होता है। तो हर एक रिलीजन जो है फॉलो करता है अपने अपने हिसाब से। हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ वर्ड होते हैं जो दिए जाते हैं कि आपने उसको यहाँ पर जपना है, उसकी रिपीटेशन करनी है। तो आप जितना उसको रिपीटेशन करोगे प्रेम के साथ, डीप डिवोशन के साथ, भक्ति भाव के साथ, आप अपने अंदर पाओगे कि शांति जो है वो प्रकट हो रही है और आपका जो माइंड है वो पीस की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आगे बात कर रहे हैं जाप योगा की। इसको आप जाप योगा बोल सकते हो या जप योगा भी बोल सकते हो। तो एक तरह की ये टेक्निक है कि अगर आप मंत्र की रेपिटेशन करते हो, जो शब्द आपको मिला उसकी रेपिटेशन करते हो, चाहे आप राम राम कह रहे हो, चाहे आप अल्लाह अल्लाह कह रहे हो, चाहे आप कोई भी जो आपको आपके रिलीजन के हिसाब से ठीक बैठता है वो वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो आप उसको किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रत्येक समय के लिए ही यहाँ पर निश्चित है कि आपने उसी समय में उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जिनकी आदतें नहीं डेवलप हो रही, अभी जो कोशिश में लगे हुए हैं कि अभी मैंने ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है लेकिन उठ नहीं पा रहे, तो वो यहाँ पर किसी भी समय पे रेपिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसको करते हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं उससे पहले। बहुत सारे लोग उसको तब करते हैं जब सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद रेपिटेशन करते हैं मंत्र की। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हैं कि जो यहाँ पर जो मंत्र है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरा दिन इसको जपते रहते हैं और जो काम वो कर रहे होते हैं उसमें अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और साथ में साथ काम भी होता रहता है, साथ में साथ जो है उनकी रेपिटेशन जो है वो भी चलती रहती है। और समय के हिसाब से बहुत जल्दी ही जो ऐसी प्रैक्टिस होती है बार बार मंत्र जपने की, उनका सेकंड नेचर बन जाती है। और जब भी उनका माइंड जो है रेस्ट की ओर जाता है, पीस की ओर जाता है, तब उस समय उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो है ये मंत्र की प्रतिक्रिया जो है वो अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। और आगे बात कर रहे हैं लिखित जाप की। लिखित जाप कहने का मतलब कि आप कॉपी पेन लो और उस मंत्र को लिखना शुरू कर दो, बार बार लिखना शुरू कर दो। जैसे आप जब बोल के रिपीट करोगे उसको आप लिखने में रिपीट करो बार बार, तो इससे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो आपके जो माइंड है उसमें प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो है और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ कोशिश करो कि एक दिन में एक पेज जो है आप लिखो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके अंदर पेशेंस, स्थिरता और रिलैक्सेशन, ये तीनों जो है डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जब आप लिखित में या फिर वर्बली आप उसको बोल बोल कर जब आप रेपिटेशन करोगे मंत्र की, तो आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो है आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है वो आनी शुरू हो जाएंगी और आपके ऊपर जो है कृपा होनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी जो माइंड है उसको प्योरीफाई करेंगे और आपकी जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथन जो है वो करती रहेंगी, ये अगर आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हो। तो इससे आपको मदद मिलेगी कि आप एक रिजर्व जो है उसको बिल्डअप कर सको, बना सको फॉर मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पावर। तो यही सब चीज़ें जो है आपको आने वाले समय में जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आपको हासिल होगा। तो यही था पूरा आर्टिकल, जिसमें बेसिकली बात की गई है
कि जो मंत्र है उसको आप रिपीटिशन करो, उसकी भी आदत डालो, वो बहुत अच्छी आदत है। उसको आप लिखित में कर सकते हो, उसको आप बोल कर सकते हो। तो शाम के समय जब आप रात को सोने जा रहे हो तब भी कर सकते हो, जब सुबह जल्दी उठ रहे हो तब भी कर सकते हो, और जब पूरा दिन जब आप अपने काम में भी बिजी हो तब भी कर सकते हो। तो इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि ट्रस्ट को आप कल्टीवेट करो, फ्लेक्सिबिलिटी शो करो। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जैसे बात करने के लिए, बातचीत के लिए आगे बढ़ रही है, स्टेप उठा रही है। तो ये फार्मर्स इसका वेलकम कर रहे हैं, फार्मर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम भी जो है बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले ऐसा हुआ था कि 2-3 बार बातचीत हुई थी सरकार के साथ, तो बाद में किसानों ने ये कहा कि हमें सिर्फ हल चाहिए, आप हमें डिसीजन बताइए हाँ या ना। तो अभी फार्मर्स जो है ये भी थोड़े से फ्लेक्सिबल हुए, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे। तो इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि जो फार्मर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, दोनों यहाँ पर जो है एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं कि जो है हम नेगोशिएशन जो है वो करने के लिए रेडी हैं, जो भी सेटलमेंट जो है आने वाले समय में की जा सके उसके लिए। तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो कर रही है, शो करना चाह रही है, उसकी विलिंगनेस जो है वो दिखा रही है। और उन्होंने यहाँ पर ऑफर भी किया है फार्मर्स को कि जो लॉ है उसको वो अमेंड करेंगे और जो भी डिस्प्यूट्स जो आपको लग रहे हैं उनको यहाँ पर हटाएंगे। तो यहाँ पर ये क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी जो ये मैटर है ये कोर्ट को जो है यहाँ पर भेजा जाने वाला है फार्मर्स के द्वारा। तो जिसकी फलस्वरूप जो है सरकार पहले से ही यहाँ पर कहना शुरू कर दिया है कि वो इसमें चेंजेस जो है कर देगी। अब सरकार क्या कह रही है अब उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑफर किया है फार्मर्स को कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अलाउ करेंगी कि जो पैरेलल मार्केट्स होंगी, सो पैरेलल मार्केट्स कहने का मतलब जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के तहत जो मंडियां बनी हैं, मंडी जो है वो एक रेगुलेटेड मार्केट है, जो सरकार इसको चलाती है, सरकार इसकी मेंटेनेंस करती है। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स लगता है फार्मर्स के ऊपर भी जब ये मंडी में अपनी उपज लेकर आते हैं, और साथ ही साथ जो आड़ती है इनसे सामान खरीदता है उसके ऊपर लगता है टैक्स। तो उसी टैक्स का पैसा फिर मंडी की मेंटेनेंस के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि जो पैरेलल मार्केट्स बनेगी रेगुलेटेड मार्केट्स के साथ साथ, ये पैरेलल मार्केट्स वही हैं जो कॉरपोरेट्स के द्वारा बनाई जाएंगी, जो प्राइवेट होल्डर्स होंगे, जो सामान खरीदेंगे, जो फसल का जो उपज निकल कर आएगी उसको खरीदेंगे। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, फार्मर्स इन्हीं के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं करेंगे, ये अपनी मनमर्जी करेंगे, जैसे भारत के और जो बाकी के राज्य है वहां पर होता है। तो वैसा ही जो है पंजाब और हरियाणा में भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप पूरा का पूरा लॉ चेंज करो, तो इसके ऊपर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफर कर रही है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अलाउ करेगी कि वो टैक्स लगाएं पैरेलल मार्केट्स के ऊपर भी, कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी टैक्स लगाएं, कि उनका पैसा जो है वो टैक्स का पैसा यूज करके मंडी की मेंटेनेंस के ऊपर लगाया जाए, ताकि कि कल को ऐसा ना हो कि जो सरकारी मंडी है उसकी मेंटेनेंस हो ना, और कॉर्पोरेट जो है अपनी अलग से मंडी बनाकर बैठ जाए और मजबूर कर दे किसान को कि आप वहीं पर आके जो अपना सामान बेचो हमें, हम वहीं पर खरीद करेंगे, और कल को मनमानी भी करेंगे कि हम इतने ही पैसे देंगे, इससे ज्यादा जो है पैसे नहीं देंगे पर क्विंटल के हिसाब से। तो इसके अलावा और भी गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो भी असॉर्टेड कमोडिटीज हैं जिनके लिए एमएसपी मिलता है, उसके लिए ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि आप हमें प्रॉमिस कर रहे हो, आप हमें लिखित में क्यों नहीं देते। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चलता रहा है, फार्मर्स का जो यहाँ पर डिमांड चलती रही है। तो फार्मर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं लेना देना, हमारी एक ही डिमांड है, जस्ट जो लॉस बनाए हैं आपने तीनों के तीनों लॉस, उनको खत्म कर दो। तो ये फार्मर्स की सीधी सीधी डिमांड है। जब भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी सरकार शो करना चाहती है, सरकार ऐसे डिमांड्स अपनी ओर से ऑफर देती है, तो फार्मर्स का सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टैंड है कि आप फार्म लॉज को जो है टोटली रिपील करो, हमें इसमें अमेंडमेंट्स जो है वो मंजूर नहीं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फार्मर्स को गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे हालातों में भी सरकार जो है यहाँ पर अपने जो भी इनके पास रिसोर्सेस हैं उनको यूज करिए। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब कि पैसा वैसे ही सरकार के पास कम है, टैक्सेस आ नहीं रहे हैं इन सिचुएशंस में भी, तो फिर भी सरकार जो है यहाँ पर जितनी हमारे नेशन को फूड सिक्योरिटी के लिए जितना ग्रेन चाहिए उससे 3.5 गुना ज्यादा यहाँ पर खरीद रही है किसानों से। ओके, खरीद उसकी चलती जा रही है। तो यहाँ पर एक और तो सरकार यहाँ पर खरीद रही है, दूसरा
जो यहाँ पर एमएसपी के तौर पर प्राइस मिल रहा है उसकी वजह से अगर हम उसी ग्रेन्स को जो हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की मार्केट में तो वो बहुत ही प्राइसी हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम यहाँ पर चावल एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरी ओर वियतनाम बैठा है, वियतनाम भी यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर जो है राइस उगाता है, तो उसका भी एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो उसका जो प्राइस है वियतनाम का वो कंपैरिजन में कम रहता है। और दूसरा बेनिफिट जो वियतनाम को ये है कि वहां पर बारिश होती है, नेचुरली वहां पर जो है रिसोर्सेज है राइस का, वहां पर ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड वाटर को यूज करके वहां पर जो है राइसेस जो है वो उसका पैदावार बना रहे हैं। लेकिन अगर बात करें भारत के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां पर ग्राउंड वाटर को यूज कर करके जो है वो राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो राइस है उनकी पेरेंट फसल नहीं है, उनकी जो पेरेंट फसल है वो गेहूं है जो नेचर के हिसाब से होती है। सो कहने का मतलब एक और तो जो नेचर है उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरी ओर जो है जो प्राइस मिल रहा है वो भी इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर बाहर की मार्केट में कंपटीशन देना है तो वो नहीं दे पाएंगे हम। और इसके अलावा अगर बात करें भारत की, तो जो एक्सेस में जो ग्रेन जो दाने जो फसलें खरीद लेती है सरकार, उसको बाद में गोदाम में रखती है, और वहां पर भी जो सरकारी गोदाम होते हैं वहां पर भी वो सड़ती रहती है काफी सालों तक। चूहे वहां पर जो है अपने घर बनाकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा जब ये फसल उगाई जाती है, जब फसल की पैदावार होती है, तो उस समय में भी बहुत ही वास्ट अमाउंट में रिसोर्सेज को एडिशनली जो है वेस्ट किया जाता है। जैसे पावर में सब्सिडी मिलती है, इसके अलावा जो इरिगेशन वाटर होता है उसकी सब्सिडी मिलती है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी मिलती है। तो ये सब्सिडी सारी जो है भारत सरकार दे रही है, जो टैक्स से पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे। ओके, तो ये भी जो है उस पैदावार को एक चलने के जो प्रोसेस था उसमें सरकार जो है एडिशनल पैसा लगा रही है, और उसके बाद जब पैदावार हो जाती है फिर सरकार उसको खरीद भी रही है एडिशनल और पैसा लगा के। तो यहाँ पर जो भारत सरकार का जो कथन है वो कहती है कि अगर एक सीजन में अगर पंजाब से वो यहाँ पर अनाज उठाती है तो 60,000 करोड़ का खर्चा होता है, अगर हरियाणा से उठाती है तो 30,000 करोड़ का उसके आसपास का वो खर्चा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो एमएसपी के ऊपर जो फसल खरीदती है सरकार उसी का प्राइस यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो हाल ही में 2 महीने पहले भारत सरकार ने 65,000 करोड़ की सब्सिडी फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी दी है। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो पावर सब्सिडी भी देती हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पावर फ्री में देते हैं कि आप जो है इरिगेशन के लिए आप पानी यूज करना है, अपने मोटर चलानी है या पंप यूज करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी। और यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही कम जो है चार्जेस लगाते हैं पर यूनिट। तो अगर बात करें पंजाब की, तो वो वैसे ही यहाँ पर फिस्कल क्राइसिस में उससे जूझ रहा है, और क्योंकि यहाँ पर ओपन एंडेड पावर सब्सिडी जो है फार्मर्स को दी जाती है, तो इसके ऊपर भी पंजाब में जो है पॉलिटिक्स होती है। और आगे बात करें कि जो एक्सेसिव यूज हमने यहाँ पर करना शुरू कर दिया लिफ्ट इरिगेशन का, कहने का मतलब धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर वहां से पंप लगाकर पानी को बाहर निकालकर हम राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उससे ग्राउंड वाटर का जो केमिस्ट्री है वो खराब हो चुका है। ग्राउंड वाटर का जो पहुंच है बहुत नीचे जा चुका है, और जो सॉइल केमिस्ट्री है वो करप्ट हो चुकी है, मतलब कि गुणवत्ता जो मिट्टी की थी वो खत्म हो रही है। और ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जो अगर हम कहें कि सस्टेन प्रोडक्शन करनी है वो तो नहीं हो रही है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और जो सब्सिडी बर्डन है वो सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और एट द सेम टाइम बात कर रहे हैं कि भारत यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एडिबल ऑयल जो है, लेंटिल्स जो है, और जो फ्रूट्स है उनको बहुत ही बड़े मात्रा में बाहर से इंपोर्ट कर रहा है इसी समय के दौरान, और दूसरी ओर जो है यहाँ पर खरीद भी कर रहा है। और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रॉमिस भी किया है कि जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो काफी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट भी करेगी, ताकि जो कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाई जा सके। तो एफपीओस बनाने का मकसद यही है कि फार्मर्स को कोई भी अगर कठिनाई आती है फार्मिंग के समय में, तो उस समय वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, वहां से हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प जो है यहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पर 5 से ज्यादा जो है कुछ मेंबर्स जो है इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और अपने आसपास के जो गांव है उनकी देखरेख कर सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती है उनको सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सरकार यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसके ऊपर भी सरकार प्रॉमिस कर रही है। और साथ ही साथ ऑथर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अभी स्टेप ले लेने चाहिए। तो इनके जो यहाँ पर प्रॉमिस सरकार करना चाहती है उसको अश्योर करने के लिए फार्मर्स को कि हाँ भी मैं काम कर रही हूँ, तो सरकार को दिखाना चाहिए यहाँ पर।
और आर्टिकल के आखिर में बात की जा रही है कि डिबेट अगर हो तो इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि कैसे जो ग्रेन है उसको हम डाइवर्सिफाई कर सके कमोडिटीज के साथ। जो कमोडिटीज अलग अलग पैमाने पर भारत में बनती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो उसको ग्रेन के साथ कैसे यहाँ पर डाइवर्सिफाई करें। तो जिससे यहाँ पर पता चलता है कि भारत कैसे यहाँ पर जो है शॉर्टेज को फेस करता है, कैसे जो यहाँ पर रिस्क निकल कर आते हैं उनके साथ लड़ता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पता चले। तो जो पॉलिटिकल सेंस यहाँ पर सरकार की यही कहती है कि जो सरकार है वो चाहती है कि फार्मर्स की हेल्प करे, ना कि उनको हार्म पहुंचाए, ना कि उनको दर्द पहुंचाए। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें फार्मर्स के साथ सरकार क्या कर रही है, किस किस तरह के सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर चुकी है, और सरकार यहाँ पर सरकार की इंटेंशन क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं परमिट वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी। सो आईबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जिनका जो है दिवाला निकलने वाला होता है, और जो जहाँ पर जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, जहाँ डेटर होते हैं, जिनके ऊपर कर्जा होता है, वो यहाँ पर कह देते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी जो करंट सिचुएशन ऐसा है कि हम और बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और जहाँ लंबे समय तक जो हमारी फैक्ट्री है, जहाँ जो भी एम्पायर है, उसको नहीं चला सकते हैं, और जो हमने यहाँ पर कर्जे की किस्तें देनी है, जो डेट की यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, वो नहीं कर सकते, और हमें यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। आप किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद करो, जहाँ नए जो यहाँ पर फाइनेंसर है वो अवेलेबल करवाओ, ताकि जो कि जो काम है वो चलता रहे, और किसी ना किसी तरीके से जो डेट की जो किस्तें हैं वो हम देते रहें। तो ऐसी सिचुएशन मोस्टली जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की वजह से ऐसी सिचुएशंस काफ़ी बनकर सामने आई हैं। तो भारत सरकार ने भी काफ़ी कोशिशें यहाँ पर की हैं। कुछ यहाँ पर जो इंटरेस्ट की जो किस्तें थी उनको भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, कि अभी सिचुएशन ऐसी थी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो चुकी थी लॉकडाउन के चलते, और जो पूरा का पूरा एक साइकिल चलता था फाइनेंशियल साइकिल, उसमें जो है डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं कि जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है, जो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी है, उसको आप परमिट करो। तो ये आईबीसी के तहत होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भारत सरकार ने बनाया है। तो इसका काम यही है कि लिक्विडेशन की सहूलत जो है ये प्रोवाइड करनी है जो ऐसी कंपनीज हैं जिनके हाथ खड़े हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी इसको सस्पेंड करके रखा हुआ है कि अभी कोई भी नया जो फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है ना, अभी जब तक ये करंट फिस्कल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है यहाँ पर फ्रेश केसेस जो है उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा आईबीसी के तहत। तो आईबीसी के तहत अभी भी जो है 7,000 के आसपास केसेस इसके पास आए हैं, जिसमें से 1,000-1,500 के आसपास केसेस हैं जिनका जो है लिक्विडेशन का मसला हल हुआ है। उसके अलावा अभी भी जो बाकी के केसेस हैं वो अभी भी प्रोसेसिंग में है। तो लिक्विडेशन अगर किसी के पास मिलती है, अगर किसी के पास पैसा खत्म हो गया, तो वो लिक्विडेशन अगर उसको मिलती रहती है, कैपिटल मिलता रहता है, तो वो कंपनी चलती रहती है। तो ऐसे ही सिनेरियो होता है जितने भी बिग कॉरपोरेट्स होते हैं उनका। अगर छोटे लेवल की इंडस्ट्री की बात करें तो अगर उसके पास लिक्विडेशन खत्म होती है तो वो तो आमतौर पर दिवालिया हो जाती है और वो कंपनी बंद ही हो जाती है। लेकिन बड़े पैमाने पर सरकार जो है, यहाँ पर सरकार भी कई बार मदद कर देती है बिग कॉरपोरेट्स की, जैसे बैंकों की मदद करती है जो सरकारी बैंक होते हैं। तो यहाँ पर इसको बोला गया है कि आपने जो अभी सस्पेंशन लगाई हुई है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के ऊपर, उसको आप हटाओ, आप परमिट करो कि जो भी नए केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे केसेस आएंगे जिनको लिक्विडेशन की ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो उसको आप अलाउ करो। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन है जिनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो ट्रबल कंपनी है उसको आप और समय दो ताकि कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए, और जिसने भी जिस तरीके से भी वो अपने आप को पॉसिबिलिटी लगती है कि मैं टर्न अराउंड कर सकूं, दोबारा से रिकवर कर पाऊं, दोबारा से जो है सस्टेन कर पाऊं अपनी जो इकोनॉमी है किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की, उसको आप समय दो, उसको आप अपनी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करो किसी ना किसी तरीके से। तो अगर ऐसा चलता रहेगा, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहेगी किसी भी कंपनी की, तो हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है इकोनॉमी की वो भी चलती रहेगी। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन होगी हमारे जो बिजनेस हैं, जो हमारे अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं उनकी।
तो अगर बात करें वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की, तो उसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया है, जब कोई भी जो डेटर है जिसके ऊपर कर्जा है वो हाथ खड़े कर दे कि अभी मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि मैं और जो है डेट की पेमेंट नहीं कर सकता आने वाले समय में, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो आगे आगे बात कर रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है वो कोई किसी लक के ऊपर निर्भर नहीं करती कि किसी का लक चल गया या कोई सीजन आया तभी ग्रोथ होगी, तभी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर, जो भारत सरकार की पॉलिसी होती है और जो पॉलिसी के साथ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट अगर लार्ज स्टिमुलस अभी दे रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बहुत सारा पैसा भारत सरकार की ओर से बांटा गया, तो अगर इतने बड़े पैमाने पर स्टिमुलस पैकेजेस भारत सरकार दे रही है, तो यहाँ पर जो कंपनी है उनको जहाँ पर जो डिफिकल्टी आ रही है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए भारत सरकार को। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए, देने चाहिए, ताकि जो कि जो रिसोर्सेस हैं उनको बड़े सही तरीके से जो है हम रीडिप्लॉय कर सकें। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डिले क्यों हो रही है, सरकार इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? और अगर सरकार पैसा मुहैया करवा रही है तो पैसा फिर यहाँ पर पहुंच क्यों नहीं रहा है? और इतने बहुत सारे नंबर में ऐसी कंपनीज हैं जिनकी हालत जो है ना बहुत खराब हो चुकी है। और जो दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं कि आपने जो बयान लगाया हुआ है कि वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइलिंग के लिए कोई कंपनी जो है आईबीसी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अभी फाइल नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर आपने सस्पेंशन लगाई हुई, तो उसको आप हटाओ, ताकि जो कि कोई भी कंपनी जो है ना उसको आप कोई इजी रूट जो है प्रोवाइड कर सको, जो आप यहाँ पर चलना बंद हो चुकी है, जो अभी नहीं चल पा रही किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और किसी ना किसी कैपिटल क्राइसिस की वजह से। और अगर बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है काफ़ी तेज़ होता है। तो यहाँ पर मैंडेट होता है कि कंप्लीशन होना चाहिए इस प्रोसेस का मैक्सिमम 330 दिनों के अंदर अंदर। और अगर इसको कंपेयर करें हम जो कंपनीज लॉ भारत सरकार की ओर से बनाए गए हैं, तो वहाँ पर 5 से 7 साल का समय लगता है इन जो केसेस है इनको यहाँ पर सॉल्व करते हुए, इनको लिक्विडेशन प्रोवाइड करते करते। तो उसके मुकाबले में आईबीसी में ज़्यादा जल्दी जो है रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है अगर कोई भी कंपनी जो है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी जो है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी जो है फाइल करती है। और इसके अलावा बात की गई जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस आल्सो प्रोवाइड्स द इनहेरेंट राइट टू क्लोज द बिजनेस एज नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस इन केस ऑफ लॉसेस और अदरवाइज अदर सर्कमस्टांसिस। तो सुप्रीम कोर्ट सीधी सीधी यहाँ पर कहता है कि जैसे आप बिजनेस चलाना यहाँ पर एक राइट है, वैसे अगर बिजनेस क्लोज करना तो वो भी उस पर्सन का राइट है। तो हम कंपेल नहीं कर सकते किसी को कि आप उसको कैरी ऑन करते रहो, और जो लॉसेस है उसको आप दोबारा से दोबारा जो है ऐसे सिनेरियो बना दो कि लॉसेस जो है वो चलते रहे। देखिए, अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो अभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज चाहिए, बूम पर चाहिए, ग्रोथ एक्टिविटी तभी बढ़ेगी, तभी भारत की जीडीपी माइनस से जो है पॉजिटिव तक पहुंचेगी। तो ये सब जो कंडीशंस है ना, एक्चुअली कंडीशंस यही है कि बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से वो जूझ रही हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डेट की किस्तें भी नहीं दे पा रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज इसी वजह से जो है शट हो जाती हैं और शट हो भी रही हैं। तो अगर बात करें आईबीसी की, तो एक लीगल रूट ये प्रोवाइड करती है इंसॉल्वेंसी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठाकर यहाँ पर दे दिया, लिक्विडेशन प्रोवाइड कर दी। तो इसका पूरा एक प्रोसेस चलता है। ये जो डेटर होता है जिसने यहाँ पर कर्जे देने हैं लोगों के, तो उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर मांगा जाता है कि आपका बिजनेस क्या सच में अनवायबल हुआ है, सच में यहाँ पर लॉस आपको हो रहे हैं। तो और इसके बारे में आपको बताना पड़ता है कि आपने कितने लॉसेस जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो है झेले हैं। तो ये सब कंडीशंस जो है मैंडेटरी हैं। तो आईबीसी ये सारे रूट इसलिए अपनाकर चलती है कि किसी तरह का मिसयूज जो है ना फंड्स का, वो ना हो सके आने वाले समय में किसी भी कंपनी के द्वारा। और आगे बात कर रहे हैं कि जो हमने सस्पेंशन की रखी है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की, तो ये क्या करेगी, जो हमारे एसेट्स हैं, जो कंपनी कोई डेटर जो है जो एसेट्स होल्ड करके चलता है, इनको और कमजोर करते जाएगी, इनको मजबूत नहीं करेगी। अगर टाइमली उनको लिक्विडेशन नहीं मिली तो प्रोसेस चलना बंद हो जाएगा, पूरी कंपनी का जो साइकिल है वो चलना बंद हो जाएगा। और अगर ये चलना बंद हो गया, ज्यादा समय तक ये साइकिल जो है एक ही जगह पर टिका रह गया, ओके, तो यहाँ पर अगर डेट नहीं दे पा रहा है डेटर, तो फिर आने वाले समय में फिर इतना कमजोर हो जाएगा, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको रीबिल्ड करते हैं, इंसॉल्वेंसी अलाउ करते हैं,
तो उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं टाइमली मैनर में, और लिक्विडेशन जो है अगर प्रोवाइड होती है कंपनी को, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी को भी बूम मिलेगा आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये फुली जो है अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को, सिचुएशंस को जो हमने यहाँ पर सस्पेंशन लगाई, इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की, तो इन देशों ने यहाँ पर अलाउ कर रखा है कि जो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटिन्यू रहें। वहाँ पर कोई भी कंपनी अगर किसी भी तरह की लिक्विडेशन की प्रॉब्लम से जूझती है, तो वो वहाँ पर जो है उसकी सरकार का जो भी कोड बनाया होगा, जैसे भारत में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, तो वहाँ पर जो है जाकर अपने आप को अपना केस जो है उसको फाइल कर सकती है कि यहाँ पर मेरे केस के बारे में भी आप देखिए। तो यही था पूरा आर्टिकल आईबीसी के बारे में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईबीसी ये कोड जब बनाया गया था, तो कौन से ईयर में इसको यहाँ पर प्रमाणिकता मिली थी कि आप अब से जो है इस कोड को लागू किया गया है। तो यही थे पूरे आर्टिकल। आई होप आपने एंजॉय किया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।